Write down the heading. Amendments for May/June 23, November/December 23. This is applicable to CA Inter, CMA Inter, CS Executive. तो अगर आप कोई भी कोर्स दे रहे हो इसके अलावा, ये अमेंडमेंट आपके लिए क्या हो जाएंगे बेटा? कॉमन हो जाएंगे. यस, ये अमेंडमेंट आपके लिए क्या हो जाएंगे बेटा? कॉमन हो जाएंगे. आई एम ऑल्सो प्लानिंग, मेरी बात चल रही है, ये सारे ऑडियो रिवीजन को मैं स्पॉटिफाई पे डाल रहा हूं. मेरी बात चल रही है. कुछ शायद टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ी सी तकलीफ है, बट अदरवाइज मैं ऑडिबल या तो फिर स्पॉटिफाई पे इसको अपलोड करवा दूंगा ताकि आप कहीं पे भी रहें ये एक्सेस कर सके. यस, तो ये भी एक चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ इसके आगे अपग्रेड करने का. राइट. इसके अलावा एक और चीज़ का प्लानिंग चल रहा है. एक स्कैनर मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं इसका कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज सब्जेक्ट टू द टेक्नोलॉजी एज वेल. मैं इसके ऊपर एक और चीज़ प्लान कर रहा हूँ. एक स्कैनर रहेगा जो मैं आपको भेज दूंगा. पहले पूरी बात ध्यान से सुनना, मस्ती में मत छोड़ना इसको. अगर सपोज मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं आपका क्वेश्चनर डिस्कशन भी करवा दूंगा. इस केस में मैं आपको एक स्कैनर भेजूंगा. स्कैनर को आपने सिर्फ टैप करना है, वो स्कैनर आपका ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट ओपन कर देगा उस टॉपिक के क्वेश्चनर डिस्कशन में. तो उसमें आपको क्वेश्चन वाइज डिस्कशन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. इससे फायदा ये होगा बच्चे को कि मान लो वो क्वेश्चनर पढ़ रहा है और उसको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं समझ आया कि क्यों किया गया, तो वहां पे उसका वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा. तो दैट इज वन ऑफ द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी जो मैं जिस चीज के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ. एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को जनवरी में करूँगा, अभी नहीं. एज यू ऑल नो आई विल बी लीविंग, तो मैं इसको अभी नहीं करूँगा, बट मैं जनवरी में प्लान करूँगा. बट मैं अगेन इस चीज़ का कमिटमेंट नहीं करता. दैट इज सब्जेक्ट टू थिंग. वो हो गया तो आपके लिए बोनस है, समझ के चलना. यस, जा रहे भाई आज. आज नेट डाउन है क्या? आज ओवरऑल नेट डाउन है जिसके कारण एक एक फाइल सेंड करने को बहुत टाइम लग रहा है. आई एम जस्ट सेंडिंग. एक मिनट रुको. मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ. ये फाइल उधर आने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, ठीक है, बट वो आ जाएगी. मैंने ऑलरेडी अपलोड के ऊपर लगा दिया है. आपको टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये बुक आपके इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है. ये अमेंडमेंट को अगर आप देखोगे इधर ध्यान से तो मैंने टॉपिक वाइज बनाया है. जैसे अगर आप देखोगे
तो बेसिक में कितने अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 2, अमेंडमेंट नंबर 3, फिर नेक्स्ट टॉपिक में कितने हैं। तो ये इसी तरीके से फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो आप भी अकॉर्डिंगली वो चैप्टर्स अपने नोट्स के अंदर में पलटाना, आपको अकॉर्डिंगली जगह पे दिख जाएंगे। एक बुक सिर्फ मेरे हाथ में दे दो ताकि मैं आपको सीधा पेज नंबर को रेफर कर सकूं, शुड आई स्टार्ट? ठीक है। रिक्वेस्टिंग एवरीवन, प्लीज बीच में बात मत करना, इधर ध्यान से सुन लेना बस फटाफट। चलो लेट अस स्टार्ट। हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने जा रहे हैं सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव का अमेंडमेंट लेक्चर फॉर द पर्पस ऑफ मई जून 23 और नवंबर दिसंबर 23। याद रखें, अगर आपका मई 23 अटेम्प्ट है और किसी रीजन से ये कंप्लीट नहीं भी होता तो सेम अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 23, बिकॉज आपका फाइनेंस एक्ट जो है, आप लोगों पे फाइनेंस एक्ट जो एप्लीकेबल है ये है फाइनेंस एक्ट 2022। तो आपने अगर कोई भी लेक्चर लिया होगा, दैट इज रेगुलर लेक्चर, फास्ट ट्रैक लेक्चर, तो आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है, जिससे रिलेटेड अमेंडमेंट है। कुछ सवाल आपके फटाफट जवाब दे दूं। पॉइंट नंबर 1, सर क्या बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, राइट, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, मतलब पर इतने ज्यादा भी नहीं है, पर अमेंडमेंट्स है, राइट। अगर आप देखेंगे आपका न्यू मॉड्यूल आ चुका है और जगह जगह पे अमेंडमेंट्स इसके अंदर में कवर किए गए हैं, तो हम भी ये अमेंडमेंट्स को क्या कर रहे जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। ये अमेंडमेंट्स के लिए मैंने पीडीएफ बनाया है और इस पीडीएफ को पहले समझना बड़ा जरूरी है। सो ये अमेंडमेंट का आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज t.me/CA विजय साडा। तो CA विजय साडा चैनल के ऊपर आपको ये टेलीग्राम का पीडीएफ मिल जाएगा। इमीडिएटली अगर ना मिले, बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हो, तो वहां पे फाइल्स ऑप्शन में जाइएगा, वहां जाके आपको ये मिल जाएगा। सो अमेंडमेंट का पीडीएफ किस तरीके से बना है एक बार देख लीजिए। अगर आप देखेंगे जिन जिन टॉपिक्स में अमेंडमेंट हुए हैं वो टॉपिक का हेडिंग आपको इस तरीके से दिखेगा और उस टॉपिक के अंदर में कितने अमेंडमेंट हुए हैं ये दिखेगा। अगर आपने मई 23 एज वेल एज नवंबर 23 की क्लासेस ली हुई है तो आपको ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास में हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि 1 घंटे के अंदर मेरे को सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लेने चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपके सारे अमेंडमेंट कवर्ड है। यस, बाकी कोई और पॉइंट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले आते हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अमेंडमेंट पे। बेसिक ऑफ इनकम टैक्स के अंदर में 3 अमेंडमेंट हुए हैं, राइट। अगर आपने मेरे से रेगुलर क्लास ली हुई है तो सबसे पहला अमेंडमेंट आपको पेज नंबर 1.9 पे दिखेगा, राइट। आपको रेगुलर बुक के पेज नंबर 1.9 पे दिखेगा, आपको रेगुलर बुक के, राइट। ये अमेंडमेंट क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं, राइट। एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू, होता ये था फाइनेंस एक्ट 2021 तक के एनहांस सरचार्ज जो था, एनहांस सरचार्ज मतलब 25% और 37%, याद है, इन्हें हम एनहांस सरचार्ज कहते थे। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था। एनहांस सरचार्ज वाज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, पहला बोलो बेटा, डिविडेंड इनकम, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये 3 ही इनकम ऐसे थे जिनके ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था। मतलब अगर इन तीनों से आने वाली इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाती भी थी तो मैक्सिमम सरचार्ज रेट वाज 15%। एवरीबॉडी याद आ रहा है आपको? अब फाइनेंस एक्ट 2022 ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 का होता है, मतलब अदर देन ऑन शेयर्स पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर भी कह दिया एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कुल जमा खर्च की बात करूं तो डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन हेड, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन हेड 112, 112A एंड 111, इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। यानी 112A वाली इनकम पे भी अब मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग पाएगा, 15% लग पाएगा, 25% नहीं लगेगा। तो पहला अमेंडमेंट यहां हुआ है,
यस तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको रेड कलर से दिख जाएगा, इनफैक्ट आपको आपके नोट्स में भी रेड कलर पे दिख जाएगा यही चीज कि यहां पे 111 है, 112 है एंड 112 एंड डिविडेंड इनकम। अब इन चार इनकम के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो रहेगा ये कितना रहेगा बेटा 15%। इसीलिए देखिए इस लिस्ट में 112 को भी ऐड कर दिया। इनकम आपकी 2 से 5 करोड़ हो तो भी इन पे 15%, इनकम आपकी 5 करोड़ रुपए के ऊपर हो तो भी इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा 15% रहेगा। यस और नो? क्वेश्चनर में इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। समझ में आया बेटा? पहला अमेंडमेंट बहुत हार्ड नहीं था, इनफैक्ट बहुत इजी था। पहले 3 इनकम थी जिस पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था, अब 4 इनकम है जिसके ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। गेटिंग इट मालिक? इसके बाद दूसरी चीज एओपी बीओआई। एओपी बीओआई को सबसे पहले मैं आपको कंपोजिशन बताता हूं। एओपी बीओआई में कौन रह सकता है? पर्सन और पर्सन्स रह सकते हैं। मतलब आप मुझे बताइए, क्या एक इंडिविजुअल और एक कंपनी मिलकर के एओपी बना सकती है? यस। क्या 2 कंपनी मिलकर के एओपी बना सकती है? यस। यस। क्या 2 इंडिविजुअल मिलकर के भी एओपी डेवलप कर सकते हैं? यस। पर्सन और पर्सन्स जो साथ में आ रहे हैं हम उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। ये याद आ रहा है मालिक आपको? अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के केस में टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो रहे थे और सरचार्ज और ज्यादा हैवी हो जा रहा था। तो ऐसे केसेस में क्या किया गया, जॉइंट वेंचर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, जॉइंट वेंचर्स कंपनी मतलब 2 कंपनी जो मिलकर के एक जॉइंट वेंचर में कोई काम कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए इनको कहा गया कि जो एनहांस सरचार्ज है ना, जो एनहांस सरचार्ज है बेटा, एनहांस सरचार्ज कितना % होता है? जल्दी बोलो, सब लोग आवाज निकालो। 25% और 25%। वेट, एनहांस सरचार्ज कितना है? 25% और 37%। इनके ऊपर भी एनहांस सरचार्ज हटा दिया गया। किनके ऊपर? ऐसी एओपी जिनमें मेंबर सिर्फ कंपनी है, ऐसी एओपी जिनमें मेंबर सिर्फ कंपनी है, इन पे भी एनहांस सरचार्ज हटा दिया गया। यानी टेक्निकली अमेंडमेंट सरचार्ज को रिलेटेड आया है। पहला अमेंडमेंट था 12%, सॉरी 112 में भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा अमेंडमेंट है एओपी बीओआई जिसमें सिर्फ कंपनीज एज मेंबर है, जिसमें सिर्फ कंपनीज एज मेंबर है, इनके ऊपर भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अब मेरा बच्चा सोच के बताएगा, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है क्या? तो व्हाट इज द मैक्सिमम सरचार्ज ऑफ एओपी बीओआई नाउ? 15%। व्हाट इज द मैक्सिमम सरचार्ज ऑफ एओपी बीओआई नाउ? 15%। कौन सी एओपी बीओआई? जिसमें मेंबरशिप कौन होगा? कंपनी। यस। अच्छा अब मुझे बताइए, एक एओपी बीओआई है, एक एओपी बीओआई है जिसमें कंपनी है प्लस इंडिविजुअल है, क्या इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है? यस, इन पे है। जॉइंट वेंचर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, जॉइंट वेंचर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया है? इस तरीके का काम किया है। सो अब पढ़िए, एओपी बीओआई कंसिस्टिंग ओनली कंपनीज, ये भी आपके पेज नंबर 1.9 पे आपको देखने को मिल जाएगा रेगुलर बुक के, राइट? एओपी बीओआई कंसिस्टिंग ओनली कंपनीज एज मेंबर। In case of AOP BOI consisting only companies as its member, the maximum rate of surcharge is 15% for the assessment year 23-24। समझ में आई बात? तो सरचार्ज से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट हुए। पहला 112 के ऊपर भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पे। एओपी बीओआई जिसमें सिर्फ कंपनीज एज मेंबर है, उन पे भी एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये था दूसरा अमेंडमेंट। तीसरे अमेंडमेंट की बात कर लेता हूं मैं, सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक कंपनी। यहां पे सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक कंपनी की जगह टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी वर्ड होना चाहिए। तो टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी, आप जानते हैं डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपको मैंने अगर याद हो तो क्लास में हिस्ट्री भी बताई थी कि किस तरीके से वादा किया गया था कि हम 30% से 25% पे लेके आएंगे, और 25% के लिए उन्होंने कहा था कि टर्नओवर ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर को हम लोग क्या करते थे? देखते थे। इस साल सिर्फ ईयर चेंज किया है, मैं जरा आपको याद दिला देता हूं। बताइए, अगर कोई कंपनी है दैट इज डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर इन 2021 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, अमेंडमेंट क्या हुआ है? पहले यहां पे 1920 था, इस 1920 को कट करके 2021 कर दिया है, एवरीथिंग रिमेन सेम।
तो पहले यहां पे 1920 का टर्नओवर देखते थे, सिंस हम एक साल आगे बढ़ गए, उन्होंने भी इस एक साल को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 2021 में, 2021, एक मिनट, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23, 22-23 का टर्नओवर नहीं देखना है, टर्नओवर कब का देखना है? 2021 का। अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 2021 का 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, तो करंट ईयर में, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 में उसका टैक्स रेट कितना परसेंट होगा बेटा? 25%। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले यहां पे 1920 लिखा था, अब यहां पे 2021 लिखा हुआ है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 1920 का भी दे दे और 2021 का भी दे दे। आपने फोकस करना 2021 के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंस्टीट्यूट इस तरीके से घुमा सकता है आपको। तो ये थे 3 अमेंडमेंट, फटाफट रिकॉल कर देता हूं। पहले 2 सरचार्ज से रिलेटेड है। अगर संक्षिप्त में बात करूं, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 112 एंड एओपी हैविंग ओनली कंपनी एज इट्स मेंबर। दूसरा अमेंडमेंट यहां पे था 19-20 की जगह 20-21 लिख दिया, खत्म काम। से यस। चलिए, इसके बाद आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद आता था एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सीधा आइए एचपी के अंदर में, सीधा आइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सैलरी के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो सीधा आइए एचपी के अंदर में। पहुंच गए मालिक? हाँ, यहां एचपी के अंदर में एक अमेंडमेंट आया है। वैसे में अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू नहीं आया है, बात समझिए। अगर आपको याद हो तो क्लास के अंदर में भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया हुआ है। ये अमेंडमेंट जो है ये किसके थ्रू नहीं आया है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू नहीं आया है, रादर रिटर्न में एक चेंज किया है, जिसके कारण आपकी बुक्स में भी चेंज हुआ है। यस, चलिए याद करके बताइए। आपको अगर याद हो तो ये अमेंडमेंट जो है ये अनरियलाइज रेंट के चक्कर में है। हमने इस पर करीब 20 मिनट का डिस्कशन किया था क्लास में, और मैंने आपको बताया भी था। इनफैक्ट हमने इस पर नोट भी लिखी हुई है। यस, ये कहां देखने को मिल सकता है आपको? मैं आपको आपका रेगुलर बुक का पेज नंबर भी बता देता हूं, आसानी होगी। 4.7। तो आपके रेगुलर बुक के पेज नंबर 4.7 के ऊपर आपको ये देखने को मिल सकता है। रेगुलर बुक के पेज नंबर 4.7 पे आपको ये देखने को मिल सकता है। चलिए अमेंडमेंट को समझते हैं। देखिए होता क्या था, हम जब भी जीएवी कंप्यूट करते थे, जीएवी इज इक्वल टू हायर ऑफ या तो आरईआर या तो एआरआर। डू यू अग्री? यस। जब हम एआरआर निकालते रहते थे तो इसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करते थे, अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो। बराबर है? यानी हम जब भी अनरियलाइज रेंट माइनस करते थे वो एआरआर में से माइनस करते थे। बराबर है? हम आरईआर में से अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं करते थे। बट आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था वैकेंसी के केस में हम आरईआर में से भी लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करते थे, जो अनरियलाइज रह गई वो। अब उन्होंने यही चीज क्या कर दी, रिटर्न में डाल दी। मैं आपको क्लास में पढ़ाते वक्त भी बताता था कि ये एक पॉइंट डिस्प्यूटेड पॉइंट है और ऐसा होता है। देखिए अब उन्होंने रिटर्न में भी यही करना चालू कर दिया। इस साल के दैट इज 21, 22 एंड 22, 23 के जब रिटर्न आए तो जो रिटर्न था इसमें अनरियलाइज रेंट डायरेक्ट जीएवी में से माइनस करना चालू कर दिया रादर देन फ्रॉम एआरआर। इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट क्या हुआ जरा समझिए। इंपैक्ट क्या हुआ? अगर आपका जीएवी हायर हो सकता है आरईआर या एआरआर दोनों में से भी। मान लो अगर जीएवी आपका आरईआर आ गया तो आरईआर में से भी अनरियलाइज रेंट माइनस होगा। इसका इंपैक्ट ये होने लग गया। वापस समझिए पूरी बात। अब तक ऐसा होता था कि एआरआर में से ही अनरियलाइज रेंट माइनस होता था, आरईआर में से नहीं। पर इस बार के जो रिटर्न्स दिए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें से सीधा जीएवी में से अनरियलाइज रेंट माइनस करना चालू कर दिया। जीएवी आरईआर भी हो सकता है तो आरईआर में से भी अनरियलाइज रेंट माइनस करना चालू कर दिया। इसका मीनिंग इस तरीके से हुआ। समझ में आई बात? इसीलिए जब आप अपने मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे तो अब आपको क्या दिखेगा, जनरली वो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 आरईआर एआरआर में से अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे और नीचे एक नोट लिख देते हैं। वो क्या नोट लिखते हैं? वो नोट ये लिखते हैं, जनरली अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एआरआर। क्या बोला उन्होंने? जनरली अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एआरआर or receivable. However, income tax return permits deduction of unrealized rent from GAV. तो आपने क्या करना है, आपने क्लास के अंदर में आपने जैसा पढ़ा है आरईआर एआरआर में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना, माइनस कर देना
और आपने भी हर आंसर के नीचे जहां पे भी अनरियलाइज रेंट आएगा वहां पे नोट डाल देना दैट अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम GAV. If that assumption is taken, my answer will change accordingly. समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके का नोट आपने भी डालना है, यानी आपने आंसर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं करना है, आपने सिर्फ एक नोट लिखनी चालू कर देनी है। समझ में आ रही है बात? चलो जी, ये डन है। HP के बाद नेक्स्ट हेड आता है हमारा PGBP। यहां तक के अमेंडमेंट में किसी को कोई तकलीफ है मालिक? नहीं, इजी है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आप देख सकते हैं हर जगह ये ऑलरेडी है, सिर्फ एक जगह पे ला करके रखा हुआ है। अब आते हैं PGBP। आपको तो पता ही है, बहुत प्यारा सा हेड था, यस और नो। PGBP में सबसे पहला अमेंडमेंट, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, ये अमेंडमेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है इसलिए रिकॉल करा रहा हूं। गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, चाहे वो परचेज गुडविल हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो। ये अमेंडमेंट नहीं है पर मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पिछले साल का अमेंडमेंट था। यस, और गुडविल जो रहेगा ये ब्लॉक ऑफ असेट में से रिड्यूस हो जाएगा, इसे अज्यूम करेंगे कि हमने ट्रांसफर कर दिया 1/4/2021 को ही। ये सिर्फ रिकॉलिंग पॉइंट था क्योंकि मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। पहला अमेंडमेंट आया है सेक्शन 35 के ऊपर, पेज नंबर 8.19 के ऊपर आपको सेक्शन 35 दिख जाएगा, बराबर है। स्पेसिफिकली 8.19 रेगुलर बुक के आपको ये अमेंडमेंट दिख जाएगा। देखिए होता क्या था, पिछले साल तक क्या ऐसा होता था कि विजय ने अगर किसी को डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बराबर है, विजय टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ऑफ PGBP, सामने वाले के लिए ये इनकम बन जाता था। क्लियर है? अब विजय क्या करता था, अपने रिटर्न में क्लेम कर लेता था। अमेंडमेंट के हिसाब से अगर आपको याद हो तो सामने वाले ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि विजय को एक सर्टिफिकेट इशू करे कि विजय तेरे को इतना डिडक्शन मिला है, और उस ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट को क्या करे, स्टेटमेंट सबमिट करे कि भैया विजय से इतना आया है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इस साल पहली बार तिरुपति ने क्या किया है, डिक्लेरेशन दिया है, याद आ रहा है? तो ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो बताए कि कितने लोगों से डोनेशन मिला है, और साथ साथ में विजय को एक सर्टिफिकेट दे कि विजय तूने ये डोनेशन दिया है। अब होता यह था, विजय डिडक्शन क्लेम कर लेता था और ट्रस्ट स्टेटमेंट ही सबमिट नहीं करता था गवर्नमेंट को कि कितने लोगों से कितना डिडक्शन मिला है। अब क्या किया गया, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर मैंडेशन कर दिया और साथ साथ में हमारे लिए भी एक लॉ डाल दिया। यह अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, WREF 2122 से, कि भैया विजय को ही डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर उसने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो विजय का डिडक्शन भी डिनाई कर दिया जाएगा अगर ट्रस्ट ने, जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हैं, उसने ही अगर क्या नहीं किया, स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया। सो अमेंडमेंट देखिएगा, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2122। क्या बोला? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। Retrospective effect 2122, deduction claimed by the donor with respect to donation given by research association shall be disallowed unless such research association file a statement of donation। तो जब तक वो स्टेटमेंट ऑफ सबमिट नहीं करता मुझे भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। समझ में आई बात? अब इसको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं। इस अमेंडमेंट को कैसे पूछा जाएगा, आपको PGBP दे देंगे, PGBP में साइंटिफिक रिसर्च लिख देंगे और नीचे नोट्स में डाल देंगे, एडिशनल नोट्स जो रहते उसमें डाल देंगे, द रिसर्च एसोसिएशन हैज नॉट सबमिटेड द स्टेटमेंट टिल द ड्यू डेट। अब क्या करना चाहिए आपको, वो जो PNL में डेबिटेड है उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। इस एडजस्टमेंट को इसी तरीके से पूछा जा सकता है, कोई अदर वे नहीं है। समझ में आई बात? और मैं अगर रहता तो मैं तो लिख देता इसको कैसे पूछा जाएगा, बट क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है तो आपने लिखा ही नहीं। अरे झंडू तुरंत लिखो, कैसे पूछा जाएगा इसको, दे विल गिव दिस लाइन एज अ एडिशनल नोट इन PNL, दे विल प्रोवाइड दिस लाइन एज एन एडिशनल नोट इन PNL। ये सबसे इजी तरीका है इस चीज को पूछने का। इज दैट डन? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस अमेंडमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, दूसरे अमेंडमेंट को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। आपके रेगुलर नोट्स के पेज नंबर 8.26 पे देखने को मिलेगा, आपके रेगुलर नोट्स के पेज नंबर 8.26 पे आपको ये देखने को मिलेगा। चलो जी बढ़ जाऊं आगे। हाँ जी,
तो एक्चुअल पेमेंट सेक्शन 43 बी की बात चल रही है, एक्चुअल पेमेंट सेक्शन 43 बी की बात चल रही है। सेक्शन याद दिला दूं क्या बोलता था पहले तो? सेक्शन कहता था कुछ पेमेंट अगर रिटर्न भरने की ड्यू डेट से आपने पहले पे किए, भले ही ईयर एंड के बाद, पर रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे किए, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, अदरवाइज इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट। याद आ रहा है तुमको? इसमें एक एक्सप्लेनेशन हुआ करता था सेक्शन 3C, याद करो मैंने आपको बताया था, अगर कोई एसएससी लोन रिस्ट्रक्चर करवा देता है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता था, वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाता था, इंटरेस्ट ड्यू होते जाता था, तो वो बैंक के पास जाता था, बैंक को जाकर के बोलता था हे बैंक मेरी पे करने की कैपेसिटी नहीं, क्यों ना आप मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर कर दें, जो मेरा इंटरेस्ट पेबल है उसको आप क्या बना दे, लोन। और बैंक ऐसा कोई इंटरेस्ट रिस्ट्रक्चर कर भी देता था तो इस इंटरेस्ट को हम एक्चुअली पे ट्रीट करते थे क्या? नहीं। तो पहले लॉ पढ़ो। इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इनटू लोन, इंटरेस्ट पेबल को अगर लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, इट शैल नॉट बी डीम्ड एज सच इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड, सच इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड। समझ में आ रही बात? ये डीम किया जाता था। लेकिन इस साल एक और अमेंडमेंट हुआ, एक्सप्लेनेशन में ही अमेंडमेंट ऐड किया गया। होता क्या था, जब लोगों ने लोन के ऊपर का इंटरेस्ट कन्वर्जन को क्या करना चालू किया, डिसअलाउ करना चालू किया, तो कंपनीज ने अदर तरीके ढूंढे। कंपनी क्या करती थी, डिवेंचर पेबल पे जो इंटरेस्ट रहता था वो काय में कन्वर्ट कर देती थी, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट कर देती थी। यस। अब ऐसे केस में उन्होंने कहा अगर इंटरेस्ट पेबल इनटू डिवेंचर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो इंटरेस्ट पेबल को काय में, डिवेंचर में। अब वो लोन में नहीं कन्वर्ट करते थे, लोगों ने क्या करना चालू किया, डिवेंचर या अदर इंस्ट्रूमेंट में। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट बकाया है एसबीआई के पास 6 करोड़ रुपए का, अब मैं ये 6 करोड़ को लोन में कन्वर्ट करवा दूं, डिसअलाउ हो जाएगा। मैं ये 6 करोड़ के क्या कर देता था, डिवेंचर इशू कर देता था। अब मेरा इंटरेस्ट पेबल 0 दिखता था, लोग क्लेम कर लेते थे डिडक्शन। मेरा इंटरेस्ट पेबल क्या दिख जाता था, 0। लोग क्या कर लेते थे, इसको इंटरेस्ट पे ट्रीट कर लेते थे और डिडक्शन ले लेते थे। अब आप मुझे बताइए क्या ये इंटरेस्ट एक्चुअली पे हुआ है? ये काय में कन्वर्ट हो गया, डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया। लोगों ने ये दूसरा रास्ता अपनाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, एक और एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया, कहा कि अगर तुमने इंटरेस्ट पेबल को लोन में कन्वर्ट किया या इंटरेस्ट पेबल को डिबेंचर या अदर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया, हम इसे भी इंटरेस्ट पेड मानेंगे नहीं। समझ में आया क्या टैक्स प्लानिंग रोकी? सो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इनटू डिबेंचर और अदर इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने सेफ्टी के लिए अदर इंस्ट्रूमेंट वर्ड भी ऐड कर दिया। by which liability to pay is deferred to a future date shall not deem to have been actually paid, इसे actually paid treat नहीं किया जाएगा। सर कैसे पूछेंगे आपको, नीचे सीधा ऊपर लिखेंगे अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, नीचे लिख देंगे अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट पेबल कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर रुपीज दिस। आपको क्या करना है, डिसअलाउ। आपको क्या करना है, डिसअलाउ। So if interest payable is converted into, बोलो बेटा, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, क्या हो जाएगा ये, डिसअलाउ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, मुझे लगता है इस एडजस्टमेंट को पूछा जा सकता है। 43B के साथ अमेंडमेंट जोड़ करके दिया है। यस। तीसरा अगेन इंपॉर्टेंट, यस, आपको मिलेगा पेज नंबर 8.30 ऑफ रेगुलर नोट्स। आपको मिलेगा पेज नंबर 8.30 ऑफ रेगुलर नोट्स। से यस। चलो जी, राइट। चलो ध्यान से सुनना। अब इनकम टैक्स, आपको एक सेक्शन दे देता हूं, सेक्शन 40 सबसेक्शन स्मॉल a, राइट, जिसके अंदर में था इनकम टैक्स पेड अगर पीएनएल को डेबिटेड है लेना और ऐड बैक कर देना। से यस। क्यों ऐड बैक करते हैं, इनकम टैक्सेस ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस और इम्पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस है इसलिए ऐड बैक करते थे। अब कितने तेजस्वी लोग थे भारत के, कितने तेजस्वी लोग थे भारत के, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने इनकम टैक्स, सरचार्ज और एचईसी को पीएनएल में अलग अलग शो किया।
इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देते थे, सरचार्ज और एचईसी को अलाउ करवा लेते थे। जबकि हम पे करते हैं वो तीनों एक साथ पे करते हैं, इनकम टैक्स, सरचार्ज, एचईसी, ये तीनों को एक साथ पे किया जाता है। पर डिसअलाउ क्या लिखा था इनकम टैक्स में? ओनली इनकम टैक्स। सरचार्ज और एचईसी का डिसअलाउंस लिखा ही नहीं था। जबकि रियल लाइफ में तो आप तो तीनों एक साथ पे कर दो, टैक्स तो साहब निकलता ही नहीं जब तक कि सरचार्ज, इफ एनी, एंड एचईसी वर्क ना कर ले। अब ये लोग क्या करने लग गए, इनकम टैक्स को अलग, सरचार्ज को अलग और एचईसी को अलग दिखाने लग गए। इनकम टैक्स डिसअलाउ करेगा ये हो, सरचार्ज और एचईसी डिसअलाउ ही नहीं कर सकता क्योंकि लॉ में लिखा ही नहीं है। तब जाके इनको समझ में आया कि इनका तो बहुत सारा टैक्स आने वाला कट गया, इनका तो बहुत सारा आने वाला टैक्स कट गया। और इस बार इन्होंने क्या किया, फिर एक्सप्लेनेशन 3 ऐड किया। एक्सप्लेनेशन 3 ऐड करके इन्होंने कहा कि बेटे बेटे इनकम टैक्स जब हम लिख रहे हैं ना, इसमें सरचार्ज और एचईसी हम इंक्लूडेड मान रहे। सो द टर्म इनकम टैक्स शैल इंक्लूड एंड डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड। याद से नहीं, हम 2005 से मान रहे ये इंक्लूडेड है। अगेन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट फ्रॉम 2005, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था, अमेंडमेंट लाया 2005 से। उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स में डीम टू हैव इंक्लूड, इसके आगे हम इंक्लूड मान रहे, डीम टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड। 2005 से हम मान रहे कि हमेशा से इंक्लूडेड था। क्या क्या इंक्लूडेड था? सरचार्ज भी इंक्लूडेड था और सेस भी इंक्लूडेड था। और ये सेस जो बोल रहे हैं ना, वो वॉट एवर नेम कॉल्ड बोल रहे हैं ऑन सच टैक्स, उस टैक्स पे आने वाला सेस किसी भी नाम का ही क्यों ना हो। ऐसा लाइन लिखना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि आज हम इसे कह रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 2013 से पहले आप इसे सिर्फ एजुकेशन सेस कहते थे, नाम बदला है इसीलिए उनको ये वर्ड लाना जरूरी हो गया, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑन सच टैक्स, चाहे वो एजुकेशन, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 2005 से आ रहा है। तो अब ये एजुकेशन सेस हो या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो, दोनों कवर हो रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशन सेस भी कवर्ड है, एचईसी भी कवर्ड है, बोथ कवर कर रहे हैं वो। अमेंडमेंट 2005 से एप्लीकेबल हो रहा है, समझ रहे हो? रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। पेज नंबर 8.33, द लास्ट अमेंडमेंट इन पीजीबीपी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा साहब। सर जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो ध्यान से क्यों सुनना है? अरे यस, चलो पेज नंबर 8.33 पे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट अमेंडमेंट इन पीजीबीपी। तो जरा ध्यान से सुनिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन बदला है। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते थे ये फिजिकल फॉर्म में ही था, ऐसा डेफिनेशन में लिखा था। इंडिया लॉग बैक फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शिफ्ट हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में था ही नहीं। तो इनकम टैक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 को अमेंड किया गया और कहा गया कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिजिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा तो भी ये वैलिड माना जाएगा। हालांकि ये डीम्ड इफेक्ट था पर इनकम टैक्स में से अमेंड कर दिया गया। तो इनकम टैक्स की जो बुक है, डे बुक, लेजर, कैश बुक, अकाउंट बुक एक्सेट्रा, इन रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। बस इतना सा अमेंडमेंट दिया है, बट ये बाय डिफॉल्ट का अमेंडमेंट था। वैसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये ऑलरेडी था ही। इज दैट क्लियर? चलो जी, तो यहां पे हमारा बेसिक का अमेंडमेंट था, बेसिक कंप्लीट कर लिया। रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर में था ही नहीं, सैलरी में था ही नहीं, एचपी कंप्लीट कर लिया, पीजीबीपी कंप्लीट कर लिया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कैप गेन्स। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कैप गेन्स। कैप गेन्स के अंदर में अमेंडमेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। राइट, कैप गेन्स के अंदर में 2 अमेंडमेंट है, जिसमें से दूसरा आपको ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या तुम्हें याद है, अगर बच्चों आप लोगों ने नवंबर 22 का एग्जाम दिया है, आप लोगों के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 317, और अगर आप मई या नवंबर 23, जून या दिसंबर 23 देने जा रहे हैं तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है बेटा? 331। सबसे पहले ये आपको पेज नंबर 7.10 पे देखने को मिलेगा ऑफ योर रेगुलर बुक। सुविधा देख रहे हो मास्टर कितनी करके दे रहा है, मतलब बाकायदा तुमको लिख करके दे रहा है कि देख बेटा ये यहां है। इतनी भी मेहनत अपने से नहीं हो रही आज जीवन में, है ना? इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग।
है ना, मास्टर को पता है अपने बच्चे कैसे नालायक है, तो मास्टर ऐसा सीधा ले बेटा ये यहाँ लिखा है, दिख रहा है आपको 331। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने रेगुलर क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे 331 के हिसाब से सॉल्व किए हैं। ये है जिसको याद रखना जरूरी है। आपको याद होगा मैंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में आपको सिर्फ 2 इंडेक्स याद रखने बोले थे, एक 100 और दूसरा 331, बाकी सब प्रॉब्लम में दिया है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पे आइए, कैपिटल असेट के ऊपर। कहां बेटा? कैपिटल असेट पेज नंबर 7.1। इसके ऊपर बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे नवंबर 22 तक के स्टूडेंट होंगे तो आपको एक और चैप्टर था यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मैंने आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर डाला था। हालांकि नवंबर 22 के जो सब्जेक्ट था इन्होंने क्लियर कट कर दिया था कि भैया यूलिप इंटर लेवल पे आपको एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए जो मई 23 या नवंबर 23 की बुक बनाई उसमें से पूरा यूलिप का चैप्टर ही गायब कर दिया। हालांकि यूलिप जो है ये कैपिटल असेट माना गया है। कौन सा यूलिप? जिसका सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कितने से ऊपर जा रहा है? 2,50,000, या एक से ज्यादा यूलिप का भी प्रीमियम कितने से ऊपर जा रहा है? 2,50,000, तो उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल असेट्स। मतलब ऐसा यूलिप जो सेक्शन 10(10)(d) की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको कैपिटल असेट मान के इनके ऊपर कैपिटल गेन आएगा। बस ये चीज बोली गई है, बस इतनी सी चीज बोली गई है, और वही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आप देख लीजिए ये 3 चीजें इंक्लूडेड है। याद करके दिखाता हूं। कैपिटल एसेट मींस एवरीबॉडी, जरा अपने हाथ देना अगर आपने पढ़ा है साथ में। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड टू बिजनेस, नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मूवेबल and includes control and management with respect to an Indian company, securities holded by FII and ULIP। याद आ रहा है? बस ये यूलिप वाला पार्ट ऐड हुआ था और कोई अमेंडमेंट नहीं है। इतना अच्छा है कि यूलिप का पूरा चैप्टर आपको गायब कर दिया इंटर से, तो अब वो चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बहुत सब्सटैंशियल अमेंडमेंट है ही नहीं। यस, IFOS, यहां बड़े अमेंडमेंट आए हैं और सब इंपॉर्टेंट है, तो IFOS का पूरे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट। IFOS के अंदर में आपको 3 अमेंडमेंट दिखेंगे। पहला अमेंडमेंट दिखेगा प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, पहला अमेंडमेंट दिखेगा प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, पेज नंबर 6.3 के ऊपर ये देखने को मिलेगा, है ना? आपकी ही बुक है, पेज नंबर नीचे होता है, बराबर? हाँ, टॉपिक नहीं ढूंढने को मिले, वहां पे टॉपिक भी लिखा है पेज नंबर के बाजू। IFOS बेटे याद करो, अगर गिफ्ट टैक्सेबल करना था, याद करके देख मेरे बच्चे, अगर गिफ्ट टैक्सेबल करना था तो इसका प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। याद है बाबू के सोना ने जादू की टोना को एप्पल iPhone 14 Pro Max दिया किडनी बेच के। इज इट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जादू टोना? नो। याद आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि वो असेट नहीं है, पर असेट के लिए प्रॉपर्टी होना जरूरी था। याद करके देख प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में, इस जड़पास वेड़ा, इस जड़पास वेड़ा, आई बोले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस बोले तो शेयर्स, जे ए आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी ड्राइंग, पी पेंटिंग, ए एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स। इसमें नई चीज ऐड हो गई वेड़ा, वर्चुअल डिजिटल असेट्स, दैट इज क्रिप्टोकरेंसी एंड NFTs। क्रिप्टोकरेंसीज एंड NFTs को अब क्या माना जाएगा? प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो मान लीजिए आप लोग मेरी पढ़ाई से बहुत खुश हो गए और आपने मुझे 10-15 बिटकॉइन गिफ्ट दे दिए। इज इट टैक्सेबल इन विजय's हैंड? यस। समझ में आ रही बात? यहीं पे वो पॉइंट था जब मैंने आपसे कहा था RBI अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। 1 दिसंबर 2022 को RBI ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी, ई करेंसी, जिसको आप HDFC, SBI, ICICI में जाकर के ले सकते हो, ओवर द काउंटर जाकर के ले सकते हो, मिलना चालू हो गया है। एंड हैजल फ्री प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है इनको लेने का। आप अपने वॉलेट में कैश रख रहे हो या डिजिटल करेंसी रख रहे हो, बात एक ही है। सर क्यों लाया गया है और इसका फायदा क्या है? फायदा यह है जैसे आप जीपे से पे कर सकते हो उसी तरीके से RBI के ई-पे से भी पे कर सकते हो, वो इक्वल टेंडर है रुपीस के जैसा। सर कितने रुपए का मिलता है, आपके मन में ये भी सवाल होगा। बहुत सिंप्लीफाई किया है भारत ने इस चीज को। भारत ने कहा जितने रुपए के मेरे पास
कॉइन्स है या नोट्स है, उतने रुपए के डिजिटल करेंसी मेरे पास है। यानी 1 रुपए भी हो सकता है, 5 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इक्विवेलेंट टू जितने की करेंसी इशू करी। सीधे शब्दों में उन्होंने अंडरलाइंग रखा रुपी को ही। यस, अगर आप देखेंगे मेजर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अंडरलाइंग कुछ नहीं होता। यस, पर भारत सरकार ने इसको थोड़ा सा सही किया है। भारत सरकार ने इसका अंडरलाइंग रुपी ही रखा है। तो 50 रुपए का अगर आप वैल्यू लेते हो, इसका मतलब 50 रुपए का एक नोट, सीधा सीधा शब्दों में। तो ये भी अब चलना शुरू हो चुका है। एंड मैं अब इसका नेक्स्ट फेज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि इसको यूपीआई के साथ जोड़ देंगे। मतलब आप जहां पे भी यूपीआई या बीम पे से पे करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके ई वॉलेट से जा सकता है वो पेमेंट। यही इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। Are you getting my point? बट हमारे लिए काम की बात यह है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अब अगर दिया जाता है, क्रिप्टो आप मेरे को गिफ्ट करते हैं, यस, इथेरम आप मेरे को देते हैं, रिपल कॉइन आप मेरे को देते हैं, तो मेरे हाथ में ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ये पहला अमेंडमेंट समझ में आ गया सभी को? इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे कैसे, मैं आपको वो बता रहा हूं। पूछेंगे, आपको एक छोटा सा नोट दे देंगे। कहा हो सकता है शायद पीजीबीपी के साथ ही मिक्स करके दे दे, पीजीबीपी के इनकम के साथ लिख करके दे देंगे, मिस्टर दिस हैज रिसीव्ड 4 बिटकॉइन वर्थ रुपीज दिस फ्रॉम एक्स। अब आपको क्या करना है? क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रॉपर्टी है? यस। तो पीजीबीपी से लेस और आईएफओएस में जाके ऐड। याद है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम? तो पीजीबीपी से लेस आईएफओएस में जाके ऐड करना है। यही बिटकॉइन अगर फादर से मिला तो टैक्सेबल या एग्जम्प्ट? एग्जम्प्ट। बाकी सारे प्रोविजन मुतातिस मुतंदिस एप्लीकेबल। सिर्फ वर्चुअल डिजिटल एसेट अब क्या बन चुका है? प्रॉपर्टी। कलर का नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 2। यहां आए हैं बड़े अमेंडमेंट। कुछ गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है, कुछ गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है। क्या तुम्हें याद है? ये भी पेज नंबर 6.3 ऑफ द नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है, जरा चेक कर लीजिए। यस, ओके। पहला अमेंडमेंट, हाँ जी, सी। पहला अमेंडमेंट समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा फाइनल में लेके जाना पड़ेगा, समझना। यस, जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो 1023C में रजिस्टर्ड है, इधर फोकस करो, 1023C में रजिस्टर्ड है, या फिर 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड है, वो किसी को भी क्या करता है बेटा? गिफ्ट देता है। तो ये गिफ्ट इसके हाथ में क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। वापस से सुनिए, कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो 1023C में रजिस्टर्ड है, कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अप्रूव्ड एसोसिएशन 1023C में रजिस्टर्ड है, या फिर 12AA 12AB में रजिस्टर्ड है, ये जब भी उठा करके किसी को गिफ्ट देते हैं, ये गिफ्ट सामने वाले के हाथ में क्या है? एग्जम्प्ट है, अंडर सेक्शन 56 टू 10। अंडर सेक्शन 56 टू 10। वापस से बताइए, कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कौन से सेक्शन में रजिस्टर्ड है? 1023C में रजिस्टर्ड है, या फिर 12AA में रजिस्टर्ड है, या फिर 12AB में रजिस्टर्ड है, तो ऐसा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन उठा करके किसी को भी कोई गिफ्ट देता है, तो ये गिफ्ट इसके हाथ में क्या है बेटा? एग्जम्प्ट है। लेकिन 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 अगर ये पर्सन वो पर्सन है जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 13(3) में, अगर ये पर्सन वो पर्सन है जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर में, तो ये गिफ्ट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये आया है फाइनेंस एक्ट 2022 से अमेंडमेंट। जनरली ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई भी जब किसी के हाथ में गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट सामने वाले के हाथ में एग्जम्प्ट है। अबे बैठे मत रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लिखो। हाँ, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जब क्या देता है बेटा? गिफ्ट देता है। किसको गिफ्ट देता है? किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट देता है, तो ये गिफ्ट क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है 56 टू 10 में। फाइनेंस एक्ट 2022 ने कहा ऐसे पर्सन जो 13(3) में कवर्ड है, इनको ये गिफ्ट दिया, ये हम टैक्स कर देंगे, इसको एग्जम्पशन नहीं है। अब आप ये पूछेंगे 13(3) में पर्सन कवर्ड कौन है? प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट पीपल हो गए, ट्रस्टी हो गए, ट्रस्टी के रिलेटिव हो गए। इन शॉर्ट अपने ही रिलेटिव को उठा करके ट्रस्ट दे रहा है। ट्रस्ट ने ट्रस्टी के रिलेटिव को उठा के दे दिया, ऑर्थर के रिलेटिव को उठा करके दे दिया। इन शॉर्ट रिलेटेड पार्टी इसमें कवर होते हैं।
हालांकि 13.3 जो है ये CA/CMA फाइनल में कवर्ड है, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट नाम के टॉपिक में आपको 13.3 कवर्ड नहीं है, पर 13.3 में कौन कवर होते हैं? रिलेटिव्स कवर होते हैं। किसके रिलेटिव्स कवर होते हैं? ऑर्थर के, ऑर्थर ऑफ द ट्रस्ट या ट्रस्टी के रिलेटिव्स कवर होते हैं। इनको उठा करके दे दिया, मतलब प्रैक्टिकली ट्रस्ट का पैसा उठा के प्राइवेट लोगों के हाथ में पकड़ा दिया। एग्जम्प्ट क्यों होना चाहिए? क्यों एग्जम्प्ट होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए उल्टा, है ना? ट्रस्ट का पैसा गलत हाथों में यूज हो रहा, रादर ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो प्राइवेट पीपल्स के हाथ में यूज कर दिया, या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव यूज किया, या तो रिलेटिव को दिया या फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव के लिए यूज किया, तो ऐसे केस में ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। किसके हाथ में? रिसीवर के हाथ में। यस ये है पहला अमेंडमेंट। अगर आप देखेंगे, मैंने आपकी बुक में इसे रादर कट भी करवा के रखा है, मैंने उसके बाजू लिखवा के रखा है कि ये फाइनल्स में है, बट मैंने कहा कि मैं बोला पढ़ा तो देता हूं, क्योंकि वैसे भी मैं आपको श्योर हूं आने नहीं वाला, क्योंकि 13.3 ही कहां है? फाइनल में कवर्ड है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट क्या है। तो अमेंडमेंट क्या है एक बार मेरे को बता दो, चलो जल्दी जल्दी बताओ। अगर कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है, कौन से सेक्शन में कवर्ड है? 1023 या फिर 12AA या फिर 12AB, वो किसी को गिफ्ट कर रहा है, जनरली ये गिफ्ट क्या होता है? एग्जाम। लेकिन अब अगर ये गिफ्ट ऐसे पर्सन को मिल गया जो 13.3 में कवर्ड है, ये उसके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कलर का 13.3 में कौन से पर्सन कवर्ड है? जनरली रिलेटिव्स, रिलेटिव्स ऑफ ऑर्थर, रिलेटिव्स ऑफ ट्रस्टी एटसेट्रा। तो ये है पहला अमेंडमेंट। इफ द सम is received by a person referred under section 13.3 from any fund registered under 1023 or trust under 12AA 12AB, such sum shall be taxable, such sum shall be taxable। समझ में आया बात? हाँ या ना? ये हुआ पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट बिल्कुल अगली ही लाइन में, अगर आपको गिफ्ट मिला सेक्शन 47VAE या 7AF के तहत, तो भी ये क्या है? एग्जम्प्ट है। अब ये दो सेक्शन क्या है? फाइनल में आपको नहीं है, तो अमेंडमेंट तो है पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा अमेंडमेंट अंडर द सेम सेक्शन, कोविड-19, ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था। देखिए कोविड-19 में कई लोगों के पास लॉजिकली उनकी जमा पूंजी पूरी की पूरी खत्म हो गई, और उनके कई रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव्स ने भी अनजान लोगों की मदद करी। अब सोचिए एक व्यक्ति जिनको बहुत सारे लोगों ने मदद की, आपके पहचान का था और आपको पता चल गया उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, आपने एक व्हाट्सएप के ऊपर कई लोगों ने स्टेटस डाला कि प्लीज इनको हेल्प कीजिए, ये इनका नंबर है, जेन्युइन है, उनको बहुत सारा पैसा अचानक से रिसीव हुआ। अब आप मुझे बताइए, रिसीव तो अनरिलेटेड पर्सन से ही हुआ, क्या इनकम टैक्स के 56(2)(10) आना चाहिए था? यस। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन को समझते हुए भारत सरकार ने बोला कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से पैसा मिला तो ये टैक्सेबल नहीं है। तो चेक कीजिएगा, रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है, फ्रॉम पर्सन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ हिज फैमिली, एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, यस, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 और ऑनवर्ड। इसको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया, 1920 में भी रिसीव किया या 1920 के आगे कभी भी रिसीव किया, ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट विदाउट एनी लिमिट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? एग्जम्प्ट विदाउट एनी लिमिट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल है, IFOS पे ही क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के अंदर में लिखेंगे दिस पर्सन हैज रिसीव्ड दिस अमाउंट विच इज यूटिलाइज्ड फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। आप बताइए टैक्सेबल है या नहीं है? आपको नोट लिखना होगा, ये टैक्सेबल नहीं है। दूसरा, अब कोविड-19 के ट्रीटमेंट के दौरान कई लोगों के घर वाले गुजर गए, अब गुजरने के बाद उनका घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो ऐसे केस में कई लोगों ने उनकी मदद करी पैसे दे करके। तो अगर किसी डिसीज्ड व्यक्ति जो कोविड-19 ट्रीटमेंट में गुजरा हो, उनके घर वालों को अगर पैसा मिला 10 लाख रुपए तक का अमाउंट टोटली एग्जम्प्ट, 10 लाख के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा ब्रो। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, फैमिली मेंबर को मिला, किसके? डिसीज्ड पर्सन के। किससे मिला? एम्प्लॉयर से मिला
या एनी अदर पर्सन से मिला। अब एक बात ध्यान से सुनिए, एम्प्लॉयर से कितना भी अमाउंट मिला इस पे कोई लिमिट नहीं है स्पेसिफिक, पर अदर पर्सन के लिए लिमिट है कितनी, 10 लाख। तो अदर पर्सन से 10 लाख रुपए के ऊपर में मिला, एम्प्लॉयर से पैसा मिला, वेयर द कॉज ऑफ डेथ इज अ इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 और ये पेमेंट रिसीव्ड हुआ हो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन एंड आपने सारी अदर कंडीशन सेटिस्फाई करी तो ये टोटली एग्जम्प्ट है। तो फैमिली मतलब क्या, फैमिली मतलब कौन, आपने कहा मेंबर ऑफ फैमिली को मिला, मेंबर ऑफ फैमिली मतलब कौन, उसके स्पाउस को मिला, उसके बच्चे को मिला, उसके पेरेंट ब्रदर सिस्टर को मिला जो होली एंड मेनली उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। इन लोगों को अगर ये अमाउंट मिली है तो ये टोटली एग्जम्प्ट है। तो अब मुझे बताइए, मैं आपसे एक एक सवाल पूछने जा रहा हूं, थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं। एक अससी थे, वो गुजर गए, आपने उनको 5 लाख रुपए दिए उनके स्पाउस को, इसे टैक्सेबल और एग्जाम 8 लाख रुपए, पक्की बात। अब मुझे बताइए, आपने उनकी बुआ को पैसे दिए, जो गुजरे उसकी बुआ को पैसे दिए, टैक्सेबल और एग्जाम, समझ में आई बात। तो आपको ये बात याद रखनी होगी किसको पैसा दिख रहा है, लिमिट कितनी है, ठीक है। इज दैट डन। चलिए, थर्ड अमेंडमेंट 115 बीबीडी, थर्ड अमेंडमेंट 115 बीबीडी आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 6 आपको देखने को मिल जाएगा 6.12 के ऊपर, 6.12 ऑफ योर नोट्स, 6.12 ऑफ योर नोट्स आपको ये देखने को मिल जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, अगर कोई इंडियन कंपनी, देखिए इंडियन कंपनी टैक्स कैसे अवॉइड करती थी, बड़े सिंपल तरीके से इंडियन कंपनी टैक्स अवॉइड किया करती थी। इंडियन कंपनी क्या करती थी, इन्वेस्टमेंट जो करती थी ये फॉरेन कंपनीज में करती थी, बराबर है। फॉरेन कंपनीज से क्या लेती थी, डिविडेंड लेती थी। एक समय हुआ करता था जब डिविडेंड क्या था, एग्जाम्प्ट, तो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड लाती थी। अब जब से डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो इंडियन कंपनीज क्या करने लग गई, डिविडेंड लाती नहीं थी इंडिया में, वो क्लेम ही नहीं करते थे, इंडिया में डिविडेंड लाती ही नहीं थी। इस चीज को करने के लिए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने बोला था कि अगर तू इंडियन कंपनी है, तेरा 26% या उससे ज्यादा फॉरेन कंपनी में है, ऐसी फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड देती है तेरे को इंडिया में, जनरली इंडियन कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या था, 30%, पर इस डिविडेंड पे हम तेरे लिए टैक्स रेट लगाएंगे मात्र 15%। तू शो कर तेरी फॉरेन होल्डिंग, डायग्राम देखिएगा। अगर कोई इंडियन कंपनी है जो होल्ड कर रही है 26% और मोर, किसके अंदर में, फॉरेन कंपनी के अंदर में, ऐसी फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड दिया करती तो इस पे टैक्स रेट कितना होता, 15% रादर देन 30%। इस साल से इस सेक्शन को विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इस सेक्शन को लाके भी कोई यूज नहीं था, कोई डिविडेंड यहां लाता ही नहीं, रादर वो वहीं इन्वेस्ट कर देता। तो गवर्नमेंट ने बोला हम क्यों अपना नुकसान कराएं, एक तो तुम शो भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी होल्डिंग है, हम क्यों नुकसान कराएं। उन्होंने इस सेक्शन को विड्रॉ कर दिया। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 23। उन्होंने इस सेक्शन को विड्रॉ कर दिया। सेक्शन को विड्रॉ कर दिया तो क्या डिविडेंड अब टैक्स फ्री हो गया या डिविडेंड 30% पे टैक्स होने लग गया, समझ में आई बात। यानी अब ऐसा कुछ हुआ तो इनका जो डिविडेंड है, अब ये डिविडेंड पे टैक्स रेट जो पहले 15% हुआ करता था, इस साल से वो कितना आ जाएगा, 30। और एप्लीकेबल रेट, एप्लीकेबल रेट समझ रहा है क्या, अगर कोई कंपनी के ऊपर कोई और रेट एप्लीकेबल होगा तो एप्लीकेबल रेट पे आ जाएगा। अमेंडमेंट समझ में आया सभी को, हाँ या ना। चलिए वापस एक बार बताते हैं, अगर किसी इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी में कितने परसेंट का होल्डिंग है, 26% और मोर का होल्डिंग है, ऐसी फॉरेन कंपनी जब इंडियन कंपनी को डिविडेंड देती थी, ये डिविडेंड 15% पे टैक्स हुआ करता था। और ये चीज उन्होंने क्या कर दी, हटा दी, और ये चीज ला करके उन्होंने बोल दिया भैया अब हो गया ये सेक्शन का बहुत, चुपचाप 30% पे ही दो, कुछ 15% नहीं तुम्हारे लिए। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो यहां पे पांचों हेड के आपके अमेंडमेंट खत्म हुए हैं। आता कसं वाटते, छान छान वाटते। अच्छा, इस चीज को भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि एटलीस्ट सारे अमेंडमेंट है अपनी बुक में, जीवन में। यस, अच्छा जी, आओ इधर, आओ इधर। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में अमेंडमेंट है, बताओ। ऐसे ऐसे टॉपिक में अमेंडमेंट आने लगे हैं जिनमें बरसों तक कोई अमेंडमेंट नहीं होते थे। और तुम्हारा अटेम्प्ट जो है ना, ये बड़ा यूनिक है, मतलब सारी तकलीफें तुम्हारे साथ ही है जीवन में, समझ रहे हो, जीवन में
पेज नंबर 10.2 पे आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाएगी। 10.2 पे आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाएगी। अमेंडमेंट की तीव्रता बता दूं, बिल्कुल नॉट इंपॉर्टेंट। बोनस ट्रिपिंग में, बोनस ट्रिपिंग में इधर देखिए, यहां पे पहले सिर्फ यूनिट्स हुआ करते थे, इस साल से वर्ड सिक्योरिटीज भी ला दिया गया। तो अगर कोई व्यक्ति, मैं आपको याद दिला देता हूं क्या था, अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी बाय करता है 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट और सेल कर देता है विद इन 9 मंथ्स ऑफ द रिकॉर्ड डेट, कितने में, 9 मंथ्स ऑफ द रिकॉर्ड डेट में, तो भैया ऐसे केसेस के अंदर में बोनस ट्रिपिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल थे। ये प्रोविजन पहले सिर्फ यूनिट्स पे एप्लीकेबल थे, इस साल से ये प्रोविजन सिक्योरिटीज पे भी एप्लीकेबल हो गए। ये हुआ पहला अमेंडमेंट, बिल्कुल आपके काम का नहीं है। दूसरा अमेंडमेंट आया है रिकॉर्ड डेट के अंदर में। ये रिकॉर्ड डेट मतलब क्या, ये रिकॉर्ड डेट मतलब क्या, ये बताया नहीं गया था, और ये रिकॉर्ड डेट को अब उनने एक्सप्लेन किया कि रिकॉर्ड डेट मतलब क्या, ये पहले बताया नहीं गया था। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट, मीन सच अ डेट जो फिक्स की है किसी कंपनी ने, किसी म्यूचुअल फंड या उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने, कोई बिजनेस ट्रस्ट ने, या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने। यस, फॉर द पर्पज ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज और यूनिट टू रिसीव डिविडेंड इनकम और एडिशनल सिक्योरिटी। रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट, रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट जो किसी कंपनी ने, किसी म्यूचुअल फंड ने, किसी बिजनेस ट्रस्ट ने या किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने फिक्स की है टू पे डिविडेंड और एनी अदर इनकम टू देयर शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर। तो अगर मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि 5 दिसंबर को आप सबको मैं पार्टी दूंगा, तो ऐसा कुछ अगर हो जाता है, कंपनी ने कोई डेट डिसाइड कर ली टू गिव द बेनिफिट, इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड डेट। एग्जाम्पल ठीक था, ये रियलिटी है। हाँ तो कर लेंगे, तुम्हारे लिए बड़ी बात है, घर के लोग हो तुम, अपने आओ इधर आ जाओ। इसी में एक और एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, यूनिट्स मतलब क्या, इसी में एक और एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, यूनिट्स मतलब क्या। यूनिट्स मतलब यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स जो 115 AB में डिफाइंड है, या बेनिफिशियल इन्वेस्टर्स इन AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के यूनिट्स भी इसके अंदर में कवर्ड होंगे। ऑनेस्टली कहता हूं, तीनों अमेंडमेंट कोई काम के नहीं। अमेंडमेंट रिकॉल कर दूं, बोनस ट्रिपिंग में इस साल से सिक्योरिटी वर्ड ऐड किया गया है। दूसरा, रिकॉर्ड डेट मतलब क्या, जिस दिन कंपनी ने ठहराया कि इस दिन ये बेनिफिट देना है, उसको हम कहेंगे रिकॉर्ड डेट। तीसरा, यूनिट्स में बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, AIF के यूनिट्स या 115 AB में जो यूनिट्स लिखे हैं, ये तीनों यूनिट्स कवर होंगे। खत्म बात, विषय खत्म। इज दैट डन? ला 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 ला। नेक्स्ट पॉइंट, डिडक्शन। बहुत करीब आ रहे हैं आप खत्म करने के, बहुत करीब आ रहे हैं आप खत्म करने के, जल्दी से चलिए डिडक्शंस के ऊपर। 80M 11.17 पे आ जाइए भाई साहब। 11.17 11.17। अरे ये तुमने 2 बार पढ़ा है मेरे साथ। तो जब भी आप हमें ऐसा कहते हो कि हमने पढ़ा है, हमें कुछ याद क्यों नहीं आता, ऐसा होता है, फिर तुम सॉल्व करते वक्त सब याद आता है कि नहीं आता है। अब सुनो, देखो मैं तुमको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। अगर कोई भी इंडियन कंपनी है, क्या बोलता हूं, इंडियन कंपनी, इसे किसी भी फॉरेन कंपनी से या अनदर इंडियन कंपनी से या बिजनेस ट्रस्ट से क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड। एट द सेम टाइम ये डिविडेंड क्या करते हैं, पे भी करते हैं। याद आ रहा है क्या आप कुछ, एट द सेम टाइम ये डिविडेंड पे भी करते हैं। तो ऐसी इंडियन कंपनी को क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, हाँ जी, आप पूछेंगे डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ व्हाट, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड। ये इस साल का अमेंडमेंट नहीं है, पिछले साल का ही अमेंडमेंट है, पर इंपॉर्टेंट है तो मैंने डाला है। यस, अच्छा, ये डिविडेंड पेड कब तक का मानेंगे, ईयर एंड तक का या रिटर्न फाइलिंग की डेट तक का।
डिविडेंड पेड मीन्स 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ROI। ये डिविडेंड पेड मतलब रिटर्न भरने के 1 महीने पहले तक का जितना डिविडेंड पेड हुआ वो सब काउंट होगा। तो डिविडेंड पेड में क्या काउंट होगा, बोलो जल्दी से। डिविडेंड पेड टिल 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। कळलं का? यस और नो? खत्म। ये हमने ऑलरेडी बनाया है, आप भी ऑलरेडी बना दीजिए। तो इंडियन कंपनी को अगर डिविडेंड रिसीव होता है एट द सेम टाइम वो डिविडेंड पे भी करती है, डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड डिडक्शन। कौन सा? 1 मिनट, ये डिडक्शन कहां मिलेगा और किसको मिलेगा? इंडियन कंपनी को मिलेगा। काय में से मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ATM की बात चल रही है उधर। डिडक्शन कहां से मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। कळलं का? आपका फेवरेट चहेता सेक्शन TDS। क्या तुम्हें याद है? बच्चा ऐसा पलट के देख रहा और कितना बाकी है। आओ TDS। सबसे पहले सेक्शन 206 AB, ये सेक्शन से आप ऑलरेडी रूबरू है। क्या था सेक्शन 206 AB? अगर सामने वाले ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा तो इस साल हम उसका बड़ा काटेंगे, ट्वाइस द रेट इन द एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5%। याद है तुम्हें? यस। चलो, सबसे पहला अमेंडमेंट आया है यहां स्पेसिफाइड पर्सन में। ध्यान से सुनिए, इसी के कारण सारे अमेंडमेंट हुए। पहले ये लॉ था, पहले ये लॉ था, मान लो विजय अपनी एक्स को पेमेंट कर रहा है, एग्जाम्पल तो याद ही होगा आपको। विजय अपनी एक्स को पेमेंट कर रहा है, एक्स ने फाइनेंस एक्ट 2021 में क्या लिखा था? एक्स ने रिटर्न नहीं भरा ऑफ 2 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। फाइनेंस एक्ट ने ये कट करके ROI ऑफ प्रीवियस ईयर कर दिया। बताओ व्हाट इज द अमेंडमेंट? पहले सामने वाले ने कितने साल के रिटर्न देखते थे हम लोग? 2 साल। अब हम सिर्फ उसका पिछले साल का रिटर्न देखेंगे, 2 साल का देखने की जरूरत नहीं है। वापस से अमेंडमेंट सुने, आपका ध्यान था, मेरा नहीं था। आपका था, आपका है, मेरा नहीं चल रहा है। मैं अपने आप को वापस समझाता हूं। पहले ऐसा होता था कि मुझे ये देखना पड़ता था 206 AB की एप्लीकेबिलिटी के लिए कि मेरी एक्स ने पिछले 2 साल के रिटर्न भरे हैं या नहीं। अब मुझे पिछले 2 साल नहीं देखना है, सिर्फ पिछला साल देखना है। अब अमेंडमेंट क्या है देखिए, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड ROI फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के पहले वाला जो ईयर था उसका रिटर्न भरा है या नहीं भरा है? यस। एंड एट द सेम टाइम इसका TDS TCS कितने रुपए से ऊपर होना चाहिए? 50,000 और मोर। तो अमेंडमेंट क्या आया है? फाइनेंस एक्ट 2021 में लिखा होता था 2 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, अब वहां पे 1 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर आया है। से यस और नो। यह है पहला अमेंडमेंट 206 AB का। मैं आपको कंफर्म गारंटी देता हूं कि आपके अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपके अटेम्प्ट में कंफर्म आएगा। मेरी बात लिख के रख दीजिएगा, उसके बाद भले ही आकर के वीडियो पे थैंक्स लिखिएगा, कोई तकलीफ नहीं। यस, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, कोई तकलीफ नहीं। पहले आ जान दो, उसके बाद देखना ये कंफर्म आएगा। हालांकि मैं जानता हूं आज ही आप लाइक कर देंगे, दोस्त को शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, और बेल आइकन तो आप खैर दबाई देंगे। ठीक है, ये था पहला अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट क्लियर है। इसी सेक्शन का दूसरा अमेंडमेंट, इसी सेक्शन का दूसरा अमेंडमेंट, वेयर एन ऑर्डर इज मेड बाय AO फॉर डिफॉल्ट ऑफ नॉन डिडक्शन और शॉर्ट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, इट शैल बी पेड बाय द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द सच ऑर्डर। पहले होता यह था कि यहां पे ये लॉ में लिखा था कि वेयर द AO मेड द ऑर्डर फॉर शॉर्ट डिडक्शन और नॉट डिडक्शन, इसमें इंटरेस्ट वर्ड गायब था। मतलब असेसी क्या करता था? देखो, असेसी को पे क्या करना होता था? अगर TDS का डिफॉल्ट किया तो टैक्स भी पे करना होता था और टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता था। लेकिन लॉ मेकर ने लिखते वक्त सिर्फ क्या लिखा था? टैक्स। उसने इंटरेस्ट लिखा ही नहीं था।
तो लोग क्या करते थे, एओ के ऑर्डर के हिसाब से वो टैक्स तो पे कर देते थे लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं करते थे। इस साल अमेंडमेंट लाया, बोला बेटा तेरे को टैक्स ही नहीं, टैक्स के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। अगर एओ ने ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर में जितनी चीजें लिखी है वो सब पे करना है, पंचायती नहीं करना कि सिर्फ टैक्स पे करूंगा और इंटरेस्ट नहीं। समझ में आई बात? सो वेयर द ऑर्डर इज मेड, where the order is made by AO for default for non-deduction or short deduction, interest shall be paid by person in accordance with such order। मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उस ऑर्डर के हिसाब से। यानी जब भी एओ ने ऑर्डर दिया उसके अंदर में दो चीजें लिखी होगी, टैक्स प्लस इंटरेस्ट टोटल पेबल। तो आपने जो पे करना है वो क्या है, टोटल पेबल, नॉट जस्ट टैक्स। अमेंडमेंट समझ में आ रहा है? हाँ यहां, हाँ जी, यहां में नहीं है, बातें कर रहे हैं है क्या, मिला क्या? हाँ, ये बच्चे कुछ थे, नालायक बच्चे थे, जिनसे इतनी भी मेहनत नहीं हो रही कि पेज पलट के देख लें, जिनसे इतनी भी मेहनत नहीं हो रही। मतलब ये वो बच्चे हैं जो घर पे जाते हैं ना, मम्मी को ही बोलते हैं आज भी बड़े होने के बावजूद, मम्मी आप ही कपड़े खोलो, मम्मी आप ही हमारा बैग पैक करो, आप ही हमारा टिफिन दो, आप ही हमारा सब कुछ करो। अरे थोड़ा सा मेहनत खुद करना मेरे बच्चे, बड़ा हो गया तू, पेज पलट के देख जरा, लिखा है वहां पे, लिखा है क्या बेटा तेरे को, देख वाला। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, थोड़े से बड़े हो जाओ। कब तक तुम्हारा टीचर और मम्मी पापा ही तुमको संभालेंगे? दिल तो जब लगाया था हमसे पूछ के नहीं लगाया था, लगाया तो खुद ने था ना, संभले भी खुद ही ना, यहां भी खुद ही संभलो। नहीं सर, बस उस धोखे के बाद ही हमने संभलना छोड़ दिया, हमको समझ में आ गया हमारी चॉइस। चलो तीसरे अमेंडमेंट पे आ रहे हैं, चलो तीसरे अमेंडमेंट पे आ रहे हैं, इसी सेक्शन का तीसरा अमेंडमेंट, इसी सेक्शन का तीसरा अमेंडमेंट, जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। जनरली 206 ए बी कहता है अगर सामने वाले ने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा तो इस साल उसका टैक्स डिडक्ट होगा एट हायर रेट, ट्वाइस द रेट इन द एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5%। यस और नो? हालांकि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, इनमें 3 सेक्शन ऐड हो गए, 1 2 3 और 4, सॉरी 4 सेक्शन ऐड हुए हैं। मतलब इन सेक्शंस के ऊपर भी ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। इस सेक्शंस के अंदर में आप टीडीएस काट रहे हैं तो नॉर्मल रेट पे काटिए, हायर रेट पे काटने की जरूरत नहीं है। तो इन सेक्शन में टीडीएस नॉर्मल रेट पे होगा, डबल रेट पे नहीं। इनमें 4 सेक्शन को ऐड किया गया है। 194 IA, चलो मेरा बच्चा बताएगा बेटा, 194 IA काय के ऊपर टीडीएस था, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, 50 लाख के ऊपर गया 1%, याद आ रहा है तुमको? 194 IB रेंट 50,000 पर मंथ के ऊपर जा रहा है तो 194 M पर्सनल पेमेंट्स, मेरे पर्सनल पेमेंट 50 लाख के ऊपर गया तो 194 N कैश विड्रॉल, याद आ रहा है ना तुमको, 1 करोड़ के ऊपर गया तो, या एज द केस में भी 20 लाख के ऊपर गया तो ये 4 सेक्शन इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है जिनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो 206 AB में 3 अमेंडमेंट हुए, तीनों अमेंडमेंट फटाफट रिकॉल करवा रहा हूं, कंफर्म आपके अटेम्प्ट में आएगा। पहला, यहाँ पे पहले लिखा था पिछले 2 साल के रिटर्न भरे हैं कि नहीं, ये चेक करना है, अब आपको सिर्फ 1 साल का ही देखना है। दूसरा, एओ ने ऑर्डर दिया तो सिर्फ टैक्स नहीं पे करने का, टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो भी पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि अब ये सेक्शन और 4 सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इन 4 सेक्शन पे भी जो टैक्स आएगा ये नॉर्मल रेट पे आएगा, डबल रेट्स पे नहीं आएगा। 194 IA, 194 IB, 194 M, 194 N, यस और नो? टीडीएस का दूसरा अमेंडमेंट 194 IA कंफर्म आएगा, और इसको कैपिटल गेन के साथ मिक्स करके पूछेंगे। 194 IA इसको कैपिटल गेन के साथ मिक्स करके पूछेंगे, पेज नंबर 13.14, पेज नंबर 13.14। अमेंडमेंट क्या था? अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपका 1% का टीडीएस हुआ करता था। यहां पे अब उन्होंने पहला लॉ लगाया कि सिर्फ कंसिडरेशन ही नहीं, कंसिडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड एक्सीड 50 लाख। याद आ रहा है ये अमेंडमेंट? तो उन्होंने पहली चीज बताई, जहां पहले लॉ लिखा होता था
पहले यहां लिखा होता था, ध्यान से सुनना, टिल फाइनेंस एक्ट 2021 तक लिखा होता था अगर कंसिडरेशन एक्सीड करता है 50 लाख से तो आपको टीडीएस करने की जरूरत है। फाइनेंस एक्ट 2022 ने लिख दिया, फाइनेंस एक्ट 2022 ने लिख दिया कंसिडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शुड एक्सीड 50 लाख। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी ऐड कर दिया, ये दोनों 50 लाख के ऊपर जाएंगे तो टीडीएस करना है। समझ में आया क्या? सो कंसिडरेशन एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोथ मस्ट एक्सीड 50 लाख, ये पहला अमेंडमेंट हुआ है। अब ये अमेंडमेंट के साथ साथ टीडीएस किस पे कटेगा? क्योंकि अगर कैपिटल गेन देखोगे तो कैपिटल गेन में हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन विचएवर इज हायर लेते हैं। याद करो सेक्शन 50C, इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यही चीज हम 43CA PGBP में भी लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू कंसिडरेशन। याद आ रहा है तुमको? तो टीडीएस किस पे कटेगा, कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? उन्होंने बोला विचएवर इज हायर, उन्होंने बोला टीडीएस 1% विचएवर इज हायर। अब यहां पे अमेंडमेंट क्या हुआ है? पहले फाइनेंस एक्ट कहता था कंसिडरेशन का 1% आपको टीडीएस कट करना है। फाइनेंस एक्ट 2022 कहता है कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विचएवर इज हायर, इसका 1% आपको पे करना है। अमेंडमेंट समझ में आया है दो लोगों को? आया ना? ये था अमेंडमेंट, बड़ा सिंपल है, कंफर्म आएगा, कैपिटल गेन के साथ मिक्स करके देंगे या तो आईएफओएस के साथ मिक्स करके देंगे। ये सारी चीजें आपने रेगुलर लेक्चर में पढ़ी है, और नहीं भी है कोई टेंशन नहीं है, यहाँ के आप देख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इन पे इनफैक्ट हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। आ जाइए 194IB के ऊपर चलते हैं। 194IB अगर आपको याद हो तो 194IB ऊपर 206AB में अमेंडमेंट हुआ है कि 194IB के ऊपर 206AB एप्लीकेबल नहीं है। बस वही चीज आकर के 194IB में भी कर दी, यहाँ 206AB कट कर दिया। ये रिफ्लेक्टिव अमेंडमेंट था, वहां हुआ इसलिए यहां हुआ। समझ में आई बात? वहां हुआ इसलिए यहां हुआ। ऊपर अभी हम लोगों ने 206AB में ही पढ़ा था, एओ ने अगर ऑर्डर बनाया तो क्या सिर्फ टैक्स पे करना है या टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है? ये देखिए रिफ्लेक्टिव अमेंडमेंट यहां भी दिखी। तो टेक्निकली ये 3 अमेंडमेंट नहीं है, एक ही जगह पढ़ लो, 2 जगह रिफ्लेक्शन में है। तो भले आपको दिखेगा कि टीडीएस में अमेंडमेंट है, बट 2 जगह तो रिफ्लेक्टिव में ही है। 194R कंफर्म आएगा, इंपॉर्टेंट। बस बेटा खत्म होने आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन मैंने यहां पे पूरा दिया हुआ है, पहले आपको याद दिला दूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमें एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स वाले वाओ पेंट्स, याद है ना आपको, काफी फैला हुआ बिजनेस है। अब कुछ एग्जांपल याद आ रहा है क्या? एशियन पेंट्स वालों ने वाओ पेंट्स वालों को बोला कि भैया आप 100 लीटर पेंट सेल कर लीजिए, हम आपको बैंकॉक भेजेंगे, काय के लिए? मेडिटेशन करने के लिए। याद आ रहेगा? वाओ पेंट्स के ओनर तो तुमको पता ही है, बराबर है। सो एशियन पेंट्स वालों ने ऑफर दिया कि भैया अगर तुम 100 लीटर क्या दे देते हो, सेल कर देते हो, तो हम आपको बैंकॉक भेजेंगे। इन्होंने कर दिया और इनको बैंकॉक का ट्रिप मिला। इस बैंकॉक का ट्रिप का फेयर मार्केट वैल्यू था कितना लाख रुपए बेटा? 2 लाख रुपए। बाकी अपने पर्सनल खर्चे आप खुद देखेंगे। पॉइंट समझिए। हो सकता है ना वहां पे कुछ नए कपड़े खरीदे हो मेडिटेशन के लिए, वो सब बराबर है ना, छोटे मोटे खर्चे लगते रहते हैं वहां पे। सो अब जरा ध्यान से सुनना, फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए। पहला सवाल, क्या ये 2 लाख रुपीज बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू, क्या 2 लाख रुपीज बीइंग फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ वाओ पेंट्स? यस। ये क्या है बेटा? टैक्सेबल है। कौन से सेक्शन में टैक्सेबल है? सेक्शन 28। सेक्शन 28 पीजीबीपी का कहता है कि एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। तो इसे क्या माना जाता है? इसे बोला जाता है एनी बेनिफिट और परक्विजिट। क्या बोला बेटा मैंने? एनी बेनिफिट और परक्विजिट आउट ऑफ बिजनेस, इसका फेयर मार्केट वैल्यू को क्या माना जाता है? पीजीबीपी माना जाता है। ये क्लियर है? लेकिन अब होता क्या था? अब होता ये था
कि सामने वालों के हाथ में टैक्सेबल है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलता था किसने किसको कितने गिफ्ट दिए, किसने किसको बिजनेस में कितने बेनिफिट्स दिए। समझ में आ रहा है? किसने किसको बिजनेस में कितने बेनिफिट्स दिए, ये समझ में नहीं आता था। अब उन्होंने बोला बेटा एशियन पेंट्स, चलो ऐसे बेनिफिट्स पे भी ना तुम क्या डिडक्ट करना चालू करो, टीडीएस। अब एशियन पेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि सिंस सामने वाले के हाथ में अमाउंट टैक्सेबल है तो तुम ही काटना शुरू कर दो। देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के। अब तुम्हारे ऊपर 194 आर, अब तुम्हारे ऊपर सामने वाले की बेनिफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम्हारे ऊपर सामने वाले के बेनिफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना फेयर मार्केट वैल्यू का तुम उसको दे रहे हो उतने के अमाउंट पे आप क्या करोगे, टीडीएस करोगे। अगर ये बेनिफिट कितने रुपए से ऊपर चले गया, 20,000 रुपए के ऊपर चले गया, तो आपको टीडीएस करना है। बोलो बेटा एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर ये बेनिफिट का फेयर मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए के ऊपर चले गया तो तुमको टीडीएस करना है अर्धा 10%, अर्धा 10%। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे हमने पीजीबीपी भी रिकॉल किया एज वेल एज टीडीएस भी रिकॉल किया। यस, फोटो खींचने वाले कृपया हाथ से लिख लें। ऐसी फोटो का कोई यूज आपने आज तक कभी नहीं किया, बराबर है ना? हाथों का सही इस्तेमाल लिखने के लिए करें, बराबर है बेटा? चलो सो वापस से देख लो। हालांकि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है याद करके देखो। इंडिविजुअल और एचयूएफ पे ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में कितने से ऊपर हो, 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50 लाख, एंड करंट ईयर में आप प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चले जाएं। अदर पे के लिए ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड, बोलो ना बेटा, प्रिस्क्राइब लिमिट्स। एवरीबॉडी यस? अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन ये आपको नहीं लगता ये स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन 194C, 194H, 194I, 194J, 194A चीज में भी है? सेम डेफिनेशन यहां पे भी लिखी है पेयर के लिए। पेई कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। कितने से ऊपर जाना चाहिए? 20,000 से ऊपर 10% आएगा। कब देना है? बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट फॉर द परक्विजिट। जनरली परक्विजिट्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई गिफ्ट कार्ड हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, ट्रैवल पैकेज हो सकता है, फोन हो सकता है, व्हीकल हो सकता है। एनी बेनिफिट और परक्विजिट इसके अंदर में कवर्ड है। यस और नो? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। भाई साहब एडवांस टैक्स और रिटर्न, मैं पहले रिटर्न पढ़ाना चाहूंगा फिर एडवांस टैक्स पढ़ाना चाहूंगा। कंफर्म आएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफर्म आएगा, इंपॉर्टेंट है। सर 10 अमेंडमेंट में आपने 8 तो इंपॉर्टेंट बोल दिए सर। सर 10 में से आपने 8 तो इंपॉर्टेंट बोल दिए। कहीं दिख रहा है क्या? ये कहीं दिख रहा है क्या? आलसी लोगों, पेज नंबर 6.2, 16.2। आलसी नालायकों, पेज नंबर 16.2 ऑफ योर रेगुलर नोट्स। कलल का ध्यान से सुनिए। पहला, कोटिंग ऑफ आधार इन नवंबर 22 में ये अमेंडमेंट आया है। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन नवंबर 22 के एग्जाम में आया है, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। आधार और पैन को लिंक करने की जरूरत है। अरे एवरीबॉडी, आधार और पैन को लिंक करने की जरूरत है। नवंबर 22 तक के लिए ये डेट थी 2019, आप लोगों के लिए ये डेट बन गई है 31 मार्च 2022। तो आपको पूछा जा सकता है आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट क्या है? आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। नवंबर 22 एग्जाम में ये क्वेश्चन था। तो बेटा, तो ऐसा गलती से भी मत सोचना वहां था तो हमको नहीं आएगा। वो इंस्टीट्यूट है, वो कुछ भी कर सकती है। दूसरा, ये देखिए, तो ये डेट यहां आ गई। पहले जो डेट 2019 लिखी थी, अब वो डेट 2022 हो चुकी है। ये था पहला अमेंडमेंट। दूसरी चीज, इनकम टैक्स का सेक्शन 139, इनकम टैक्स का सेक्शन 139 लिस्ट देता है किन किन लोगों को मैंडेटरीली रिटर्न भरना है। इनकम टैक्स का सेक्शन 139 क्या देता है बेटा? मैंडेटरी किन किन लोगों को रिटर्न भरना है। अब लुल 12AB आया है। कौन सा आया है? लुल 12AB।
रूल 12 ए बी कहता है इन लोगों को भी रिटर्न भरना है। फॉलोइंग पर्सन मस्ट ऑल्सो फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इन लोगों को भी अब रिटर्न भरने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा, बता रहा हूं आपको। अगर एसएससी बिजनेस में है, इसकी सेल्स 60 लाख के ऊपर चले गई तो आपको रिटर्न भरना है। अगर एसएससी बिजनेस में है, बिजनेस का सेल्स 60 लाख रुपीस के ऊपर चला गया, रिटर्न भरना है। अब यहां बात इनकम की नहीं हो रही है, यहां बात किसकी हो रही है? सेल्स। हमारे पास इनकम का भी क्राइटेरिया है, इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर गई तो रिटर्न भरना है। यहां सेल्स का क्राइटेरिया लाया है पहली बार। तो अगर सेल्स 60 लाख की है तो आप मुझे बताइए, सामने वाले पोहे वाले भैया जो है, इनका सेल्स अगर साल भर में 60 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है, क्या वो अपना रिटर्न भरनाएंगे? जरूरी है, यस, रिटर्न भरेंगे। दूसरा पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, यहां बिजनेस कट कीजिए, यहां प्रोफेशन आना चाहिए, यहां गलती से सेम कॉपी हो गया है। पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, अगर वो कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है, उसकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए के ऊपर जा रही है तो रिटर्न भरना है। यहां बात इनकम की नहीं हो रही है, यहां ग्रॉस रिसीट। तो मान लीजिए आप सीए बने, सीए बनते ही आपका पहले ही साल में ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए से ऊपर चले गया फ्रॉम प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट नहीं, प्रोफेशन बोल रहा है। तो मान लीजिए पहले ही साल का प्रैक्टिस, इसमें से भले ही आपको 10,000 रुपए इनकम हुआ हो, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, वहां ग्रॉस रिसीट की बात चल रही है, इनकम की नहीं। आपको रिटर्न भरना है। तो सेल्स 60 लाख के ऊपर चल जाए या ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ऊपर चल जाए प्रीवियस ईयर में, आपको रिटर्न भरना है। तीसरा, अगर व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, उनका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस 50,000 से ऊपर चल जाए। अगर एसएससी 60 के ऊपर एज मतलब सीनियर सिटीजन की बात चल रही, अगर कोई एसएससी सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन का जो टीडीएस कटा है, काटा किसने? इररिलेवेंट। अगर सीनियर सिटीजन का जो टीडीएस कटाई है 50,000 से ऊपर चल जाए, उनको रिटर्न भरना है। तो मान लीजिए आपके दादाजी है, दादाजी ने एफडीज रखी हुई है अलग अलग बैंक में, अलग अलग बैंक का मिला करके उनका टीडीएस कटा 60,000 रुपए, क्या दादाजी को रिटर्न भरने की जरूरत है? यस। हालांकि ऑल्सो सी सेक्शन 194P, यहां ये लिख के रखिए, क्योंकि मुझे लगता है एक ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन बनाया जाएगा जिसमें 194P को भी जोड़ दिया जाएगा। अब आप ये पूछेंगे, सर ये मतलब ये जो सेक्शन आपने बताया 194P नेमकं काय हा? याद दिलाऊ क्या? याद दिलाऊ क्या? याद दिलाऊ क्या? अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है, एज 75 प्लस, इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम है, और बैंक अगर उनका ऑलरेडी टीडीएस कट कर लेता है, तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत। तो हो सकता है आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताया जाए जहां पे सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। देखो कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, एज बताएंगे 75 प्लस, मतलब ये क्वेश्चन भी आ गया उसमें। बैंक ने टीडीएस कट कर लिया है, क्या सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत है? अब एसएससी की दो एज दे देंगे, एक 75 प्लस, एक 75 नॉन प्लस। आपको बोलेंगे कि जो उसका टीडीएस कट हुआ है 60,000, इफ द एज इज 62 ईयर्स वेदर ही रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। आपका जवाब आना चाहिए यस। एज 76 ईयर, इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न? नो, सेक्शन 194P। तो कंफर्म तुमको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें एसएससी की एज को घुमा देंगे, एक एज 75 के नीचे, एक एज 75 के ऊपर। जो 75 के ऊपर है वहां पे तुमको टीडीएस से टेस्ट कर लेंगे, जो 75 के नीचे है वहां तुमको इससे टेस्ट कर लेंगे, रूल 12VB से। समझ में आया? इस तरीके का क्वेश्चन बना करके दिया जाएगा। तो एसएससी का सेल्स अगर 60 लाख के ऊपर है, या उसकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख के ऊपर है, या अगर वो सीनियर सिटीजन है, उसका जो टीडीएस टीसीएस कटा है पिछले साल में 50,000 के ऊपर है, सीनियर सिटीजन नहीं है, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उसका टीडीएस टीसीएस मात्र 25,000 से ऊपर कट गया, रिटर्न भरना है। बताइए, आपका टीडीएस कटा है 30,000 रुपए, इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, क्या रिटर्न भरना है? यस। टीडीएस भी 25,000 रुपए से ऊपर कट गया, रिटर्न भरना है। समझ रहे हो? अब कितने लोग रिटर्न भरने के क्राइटेरिया में आ गए? पर्सन हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट हो गए, आपको रिटर्न भरना है। सुनिए, तो
आपको इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा? एक असेसी है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट का डिपॉजिट ऐसा है, अप्रैल से लेके मार्च तक के टोटल डिपॉजिट 60 लाख, विड्रॉल आउट ऑफ दैट 59 लाख, बैलेंस एट द ईयर एंड 1 लाख. डू ही रिक्वायर टू फाइल रिटर्न? यस. बात बैलेंस की नहीं, बात डिपॉजिट की चल रही है. बात बैलेंस की नहीं, बात डिपॉजिट की चल रही है. इसी क्वेश्चन को ऐसे ट्वीक करेंगे, इसी क्वेश्चन को ऐसे पलट देंगे. असेसी का सेविंग बैंक अकाउंट है, इसमें कैश में डिपॉजिट हुआ 10 लाख, चेक के थ्रू डिपॉजिट हुआ 30 लाख, आरटीजीएस के थ्रू डिपॉजिट हुआ 20 लाख, एनईएफटी के थ्रू डिपॉजिट हुआ 10 लाख. बताइए रिटर्न भरना है? यस. डिपॉजिट कैसे हुआ इस पे तो बात ही नहीं चल रही है. तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है. इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है. विजय हैज 2 बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, 3 अकाउंट. पहले में 20 लाख, दूसरे में 20 लाख, तीसरे में 20 लाख. अब बोलो रिटर्न भरना है क्या? वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट, 50 लाख के ऊपर डिपॉजिट हुआ कि आपको रिटर्न भरना है. हालांकि इस पे मेरे को लगता है क्लैरिफिकेशन की जरूरत है. वन और मोर बैंक अकाउंट विथ अ बैंक और डिफरेंट बैंक, इस पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जो अब तक दी भी नहीं है. समझ में आया क्या? तो इन लोगों को भी रिटर्न भरना है कंफर्म. इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा. द लास्ट अमेंडमेंट, एडवांस टैक्स. आपको एक नया सेक्शन आया है, सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न. आपके पास राइट है कि आप विद इन 24 मंथ्स क्या कर सकते हो? अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हो. अपडेटेड रिटर्न शुड बी अ रिटर्न ऑफ इनकम एंड नॉट अ रिटर्न ऑफ लॉस. क्या तुम्हें याद है? अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आप टैक्स तो भरेंगे, आप एडिशनल टैक्स भी भरते हैं. अगर आपको याद हो, अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आप टैक्स तो भरते ही हो, टैक्स के साथ साथ आपको क्या भरना पड़ता है? एडिशनल टैक्स. ये जो एडिशनल टैक्स है ये सेक्शन 140B में जाता है. मतलब अगर आपको अपडेटेड रिटर्न भरना है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A, तो आपको एडिशनल टैक्स देना होता है अंडर सेक्शन 140B. बराबर है? हाँ या ना? अब जब आप अपना एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे 234B एंड 234C में, हम क्या करते हैं? हम कोई भी जो इंटरेस्ट हमने पे किया है या टैक्स हमने पे किया है ये हम माइनस करते हैं. लेकिन ये जो टैक्स और इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं ये माइनस नहीं होगा अगर ये 140B में भरा हुआ है तो. इन शॉर्ट, जो एडिशनल टैक्स आप भर रहे हैं वो 234B और C के कैलकुलेशन से माइनस नहीं करना है. जबकि हर बार जब भी हम 234B और C का कंप्यूटेशन करते हैं हम टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करते हैं. लेकिन जो एडिशनल टैक्स आप भर रहे हैं सेक्शन 140B में वो माइनस करने की जरूरत नहीं. वापस से पूरा सुन लीजिए आराम से, इत्मीनान से. आप UR दैट इज अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं सेक्शन 139(8) के अंदर में. आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं सेक्शन 139(8) के अंदर में. जब अपडेटेड रिटर्न आप सबमिट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम टैक्स आप एडिशनल टैक्स भी पे करते हैं. ये एडिशनल टैक्स का कंप्यूटेशन सेक्शन 140B में लिखा है. यहां तक का क्लियर है? अब जब हम एडवांस टैक्स कंप्यूट करते रहते हैं, उसका इंटरेस्ट कंप्यूट करते रहते हैं 234B और C का, हम क्या करते हैं? जितना हमने टैक्स और इंटरेस्ट पे किया है हम वो क्या करते हैं? माइनस करते हैं. यस और नो? आप जब टैक्स माइनस करते रहेंगे, वो टैक्स जो आपने एडिशनल टैक्स भरा है 140B में वो माइनस करने की जरूरत नहीं. आप नॉर्मल टैक्स माइनस करो, एडिशनल टैक्स माइनस नहीं होगा. लॉजिक समझ में आ रहा है? कॉमन अमेंडमेंट इन 234A and B. Total income shall not include additional income tax if any payable under 140B और सेक्शन 143. तो जब आप 234A एंड 234B का कंप्यूटेशन करते रहेंगे, मैंने यहाँ पे C लिख दिया, इट शुड बी A and B. 234A 234B C नहीं है यहाँ पे. तो 234B एंड 234A के लिए बात कही गई है कि जो आप टैक्स पे कर रहे हो 140B एंड या फिर 143 में, 143 मतलब टैक्स ऑन असेसमेंट, वो क्या नहीं होगा? माइनस नहीं होगा.
टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड बाय रेगुलर असेसमेंट शैल नॉट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल। जो रेगुलर असेसमेंट होगा उसमें एडिशनल टैक्स पेएबल इंक्लूडेड नहीं होगा, यही बात वापस से कही गई है। यस, तो ये अमेंडमेंट है, आ सकता है नहीं आ सकता अभी कुछ बता नहीं सकते हाल फिलहाल में। मेरे को ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ आरटीपी वो शायद इसको विड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये मेजरली मुझे लगता है फाइनल में होना चाहिए, ना कि इंटर में। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ओवर होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ M23 और जून 23। यस और नो मालिक? हो सकता है नवंबर के लिए कुछ और अमेंडमेंट आए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, आपको प्लेलिस्ट के अंदर में देखने को मिल जाएगा। ये सारे अमेंडमेंट आपके रेगुलर बुक के अंदर में ऑलरेडी है, फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में ऑलरेडी है, चार्ट्स के अंदर में ऑलरेडी है। इसके बावजूद भी आपको लगता है तो ये अमेंडमेंट आपने देख लिया है तो थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर कोई और अमेंडमेंट आएंगे तो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर में ये अमेंडमेंट देखने को मिल जाएंगे। यस मालिक, थैंक यू सो मच, बाय 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 बोलो बच्चों। आपका पूरा सिलेबस भी ओवर, सिलेबस के ऑडियो रिवीजन भी ओवर, उसके अमेंडमेंट भी ओवर। अब कुछ और बाकी है, आपको याद है ना अपना सिलेबस बाकी है अभी खत्म होना, सिलेबस बाकी है ना अभी खत्म होना। हाँ, अभी सिलेबस खत्म हुआ है क्या? पार्टी की बात अभी करना है या अभी कर देना है? पार्टी मतलब सिलेबस ओवर, इस सिलेबस ओवर, ठीक है। अभी कितने दिन और चलना है सिलेबस? 2-3 दिन और चलना है आपका सिलेबस अभी, तब करेंगे। हाँ, है के